हेलो बच्चों। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अब हम एटम्स टॉ जो चैप्टर है उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये वीडियो 1 है इसका एटम्स का। ठीक है, यहाँ से हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो ये पूरा चैप्टर एटम्स पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी bombards on a heavy particle of charge z e, its distance of closest approach from the nucleus depends on mass। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो मास पर कैसे डिपेंड करता है ये बताना है हमको। देखो, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है दैट डिपेंड्स ऑन द मास एंड दैट इज हैविंग 1/m। ठीक है, इनवर्सली डिपेंड करता है, 1/m में डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो इनवर्स डिपेंड करता है, दैट इज 1/m के फॉर्म में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक है, मतलब इजी था, डायरेक्ट था, तुमने यहाँ पर इससे ज्यादा नहीं एक्सप्लेन किया आपको कि इससे ज्यादा भी आपको कुछ बताया यहाँ पर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मतलब ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे। जो छोटा सा हिस्सा कट रहा है ना वो कटे ना। ठीक है, चलो अब शायद विजिबल होगा प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फॉर पार्टिकल ऑफ एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बम्बार्ड्स अ न्यूक्लियर टारगेट ऑफ चार्ज जेड ई, देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा पार्टिकल विल बी प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर है वो बम्बार्ड हो रहा है टारगेट ऑफ चार्ज जिसका चार्ज है जेड इंटू ई। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 1/m में ही होगा इसमें भी, लेकिन मैं कैसे होगा ये भी मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन पे चलो दिखाई देते हैं करके आपको। देखो, काइनेटिक एनर्जी जैसे यहाँ पर लिखी है कि हाफ एम वी स्क्वायर है। ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको बहुत बोल्ड दिखाई दे रहा हो, बहुत बोल्ड ना दिखाई दे, प्रॉपर दिखाई दे। हाँ ठीक है, देखो हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पर है, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड ई इंटू 2e। अल्फा पार्टिकल की क्या होता है चार्ज, 2e होता है ना अल्फा पार्टिकल। देखिए बच्चों, अल्फा पार्टिकल है इसलिए 2e लिखा है यहाँ मैंने। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है 1/4πε0, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है तो मैं उसको बोल दूंगा मिनिमम डिस्टेंस। यहाँ से अगर आप चेक करेंगे सो यू विल फाइंड दैट कि डी मिनिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ से। बाकी सारी चीजें अभी हम यहाँ पर बता देते हैं। तो एम से क्या रिलेशन आ रहा है डी मिनिमम का, दैट इज इनवर्स रिलेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इन अनदर फॉर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन अ प्रोजेक्टाइल ऑफ चार्ज z1 एंड मास m1 अप्रोच अ टारगेट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज z2 एंड मास m2, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोचेस आर नॉट, द एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल हमको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोचेस इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2 यहाँ पर चार्जेस है, Z1 Z2 चार्जेस दे रखा है, Z1 Z2 मान लेंगे, डिवाइड बाई आर नॉट। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो यू इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी Z1 Z2/R0। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि जो एनर्जी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Z1 और Z2 के। ठीक, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, क्यू से हम पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बोर हाइड्रोजन मॉडल और रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन पोटेंशियल। अब देखिए, थोड़ी सी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एटॉमिक नाम डाल रहा हूँ मतलब हेडिंग में वहां पर यूट्यूब पर, और बाकी ये टॉपिक उसके अंतर्गत आते हैं, तो फिर मैं बहुत ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ उसमें कि ये कंटेंट इसके अंदर है। समझदार लोग समझ जाएंगे कि एटम है तो ये सब टॉपिक उसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, सो क्योंकि अब मैं इनके लिए अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, दैट इज नॉट सुटेबल। ठीक है, अब चलिए चलते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द बोर मॉडल इज नॉट वैलिड, इनमें से किसके लिए बोर मॉडल वैलिड नहीं है, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, या फिर सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम के लिए। ठीक है, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन एटम के लिए। देखो, बोर मॉडल जो है ये किसके लिए वैलिड नहीं है, ये नियॉन के लिए वैलिड नहीं होगा। रीजन क्या है, नियॉन के पास जो होगा यहाँ पर, जो नियॉन एटम होगा इसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नियॉन एटम होगा जब सिंगली आयोनाइज्ड होगा तो नियॉन एटम हैज मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम, लेट मी ऑल्सो मेंशन कि सिंगली आयोनाइज्ड जो नियॉन एटम होगा उसके पास मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिट में। तो हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, इसके लिए बोर मॉडल जो है वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज बोर मॉडल जो है वो सबके लिए वैलिड होगा। मैं नीचे समझा देता हूँ, बोर मॉडल थोड़ा समझा देता हूँ ना, तो ताकि आपको समझ में आ जाए क्या करना चाहता है बोर। यहाँ पर एक चीज जान लो कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चाहे आपकी फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, कि बोर मॉडल किसके लिए वैलिड है या नहीं वैलिड। देखो, लेट मी टेल यू बच्चों,
कि बोर मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है उसके लिए ही बोर मॉडल क्या होता है, वैलिड होता है, अदरवाइज और किसी के लिए वैलिड होता नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन इसके लिए वैलिड होगा, लेकिन अगर आप हीलियम लेंगे तो इसके लिए वैलिड नहीं होगा। जैसे यहाँ पर नियॉन के लिए वैलिड नहीं है, सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम के लिए यहाँ पर ये वैलिड नहीं है। बाकी देखो हीलियम, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम उसके लिए वैलिड है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। हाइड्रोजन एटम के लिए तो वैलिड है, ड्यूट्रॉन वाली 1s2 ड्यूट्रॉन के लिए वैलिड है, लेकिन सभी के लिए वैलिड है क्योंकि यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब इसके बाद हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये वैलिड हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा सिंगल आयोनाइज्ड में, तो हमारे लिए इसकी वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी कि बोर मॉडल वाली बात, इसको लिख लीजिए कॉपी में। मैं इसको यहाँ से साफ कर देता ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूँ। आई एम इरेजिंग इट, पॉज करके लिख लिया करिए। ठीक है, दिस नो इशू। आपको समय न बर्बाद हो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि यहाँ पे बातें ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। फिफ्थ में क्या है कि द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसलिए मजेदार है कि देखो आपको एनर्जी निकालना है, ईएन का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गया मजा। तो ये वाला भी सही है, ये वाला, लेकिन कौन सा लगाओगे, बी वाला लगाओगे यहाँ पर। और इन्होंने क्या कर दिया, 1.36 कर दिया है, गलत हो गया है इनसे, गलती हो गई इनसे, ये वाला लगाओ। ठीक है, -13.6 है यहाँ पर, 1.36 है, गलत हो गया। ठीक, छठा देखो। The total energy of electron in an atom of is -3.4 इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बताओ जरा। देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ले लो चाहे पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी यहाँ पर, एक मिनट देखो, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, और दैट इज इक्वल टू आधा कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू U/2। यानी कि टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। राइटिंग थोड़ी अच्छी है मेरी, तो आप दिखाई दे रहा है आपको। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है आपको, दे रखा है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं होती, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे टोटल एनर्जी दे रखी है, आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आए हैं, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू दे रखी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे कोई पूछ दे काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी झट से आप 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता दीजिएगा, लेकिन निगेटिव साइन नहीं लीजिएगा क्योंकि टोटल एनर्जी के साथ होगा ना, निगेटिव साइन नहीं होगा। या फिर आप मॉड ऐसे लगा के देखो, ऐसे देखो। ठीक, ये बेटर साइन है, और ये इसको U/2 कर दो। ठीक, अच्छा, यू, अब इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2 × 3.4, यानी कि वैल्यू हो जाएगी -6.8। यहाँ पे -3.4 था ना, तो ये, तो 3.4 और -6.8, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही बैठ रहा है। आगे चलो, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, देखो टोटल, मैंने फिर वही बात आ गई कि मैंने कहा ना टोटल एनर्जी कुछ भी हो, काइनेटिक एनर्जी को लिखोगे आप तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:-1 वाला, बी वाला ऑप्शन लगा दो। वेवलेंथ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ भी लो। देखो समझा देते हैं सारी चीजें, ये तो आपको पता है ही है। कितनी सीरीजें हैं, क्वेश्चन नंबर बच्चों 8वां देखो, कि लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, हुंड। ठीक है, अब इन्होंने कहा है लास्ट लाइन ऑफ बामर, तो लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज क्या हो जाएगी, ठीक है, एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो लास्ट लाइन ऑफ बामर यहाँ पर हो जाएगी, बामर है n इज इक्वल टू 2। ठीक, तो n1 की वैल्यू होगी 2, और फाइनल सीरीज जो होती है वो इन्फिनिटी आती है। अगर लाइमन की देखोगे बच्चों, तो n इज इक्वल टू 1, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अच्छा जरा मुझे बताओ फॉर्मूला बताओ, तो 1/λ, ये बामर के लिए तो लेमडा बी लिख लो, बामर के लिए लिखो लेमडा बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/इन्फिनिट। ठीक, खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा, RZ²/4। ठीक, बामर के लिए, तो ये तो हो गया बामर के लिए। लाइमन के लिए जाओ तो मैं काले पेन से लिखता हूँ, तो अगर 1/λ लिखोगे तो RZ² 1/1 -1/इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, RZ² बचेगा। ठीक, तो अगर आप मैं बताऊं, अगर आप λ/λ लिखोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी। आंसर क्या हो गया यहाँ पर बच्चों, 4 हो जाएगा। मजा आई, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, चलो। 9
लाइन में कह रहा है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज लैम्डा नॉट, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन इंफ्रारेड रीजन इज, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है यूवी में लैम्डा नॉट है, ठीक। तो अब देखो समझदार को इशारा काफी, यूवी रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यूवी, ठीक है, यूवी रीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पर बच्चों, लाइमन सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, बात समझना। यूवी में देखो क्या होता है, यूवी अल्ट्रावायलेट, फिर क्या होता है ये विजिबल, जहां पर आप दुनिया देख रहे हो रंगीन, ठीक है, और फिर विजिबल रीजन में इसके बाद आई आर, ध्यान दीजिएगा, इंफ्रा रेड, रेड के बाद इंफ्रारेड, क्योंकि विबग्योर होता है ना इसमें, जी वाई ओ आर, रेड के बाद इंफ्रारेड आता है और इसके पहले वायलेट, तो अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट किसके लिए हो जाएगा, लाइमन, फिर आता बामर, फिर आता पासन, फिर ब्रैकेट, फिर पूरा बताया मैंने अभी आपको, तो ये मैंने आपको रफली यहाँ पर समझाने की कोशिश करी, इसको मैं हटा देता हूँ, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है। देखो लाइमन वाले के लिए अगर आप लिखोगे तो एन एफ इज 1, इनिशियली कितना होगा यहाँ पर 2, ठीक, चलो करो 1/λ0 इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, यानी कि हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1/1 माइनस 1/2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, दैट इज इक्वल टू 3r/4, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 4/3r, ठीक। अब उन्होंने कहा है शॉर्टेस्ट इन इंफ्रारेड, ध्यान देना बच्चों, ये तो हो गया अल्ट्रावायलेट के लिए। अब अगर मैं इंफ्रारेड में जाऊंगा, ठीक, इंफ्रारेड में अगर आप देखो तो एन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, एन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा, तो 1/λ इज इक्वल टू आर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनाइट इज इक्वल टू r/9, r/9 हो जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, लेमडा इज इक्वल टू हो गया 9/r, ठीक। अब इसको कर लो, ये तो ये आ गया 4/3r, एक ही आ गया, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे रख के डिवाइड करो आप, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 9/r, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, ऊपर चला जाएगा 3r, आर से आर उड़ा दो, 27/4 आ जाएगा, 27/4 लिख दो आंसर में, 27/4 कहाँ दे रखा है इसमें, यह दे रखा है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, करके देखना। जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोलेंगे इंफ्रारेड में, तो इंफ्रारेड में किस में जाओगे आप, फिर से बताओ जाना, इंफ्रारेड में जाओगे अगर आप जाओगे तो ये जाएगा पासन में, किस में जाएगा पासन, ठीक, शॉर्टेस्ट वाली के लिए। और अल्ट्रावायलेट में जाओगे तो यहाँ कहाँ जाओगे, लाइम में, ठीक, लाइमन बामर पासन होता है ना इस तरह से, क्लियर। चलो 10वां देखो, 10वें क्वेश्चन में क्या पढ़ रहा है कि यहाँ उन्होंने कहा 10वें क्वेश्चन के लिए, if an electron in a hydrogen atom jump from third state to second orbit it emits a photon of wavelength lambda, सही है, फोर्थ से थर्ड में आ रहा है, द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ फोटोन विल बी, ठीक। तो पहले तो फॉर्मूला लिखो जरा, मुझे बताओ, 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर के बराबर, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर जेड स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया 1/λ का। तो पहले कहां से आ रहा है, पहले थर्ड से सेकेंड में आ रहा है, वेवलेंथ क्या लिखोगे लेमडा। अब यहाँ पर फोर्थ से थर्ड में आ रहा है, वेवलेंथ क्या लिखोगे लेमडा डैश, ठीक। तो 1/λ लिखोगे, तो 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर, am I writing properly? ओके, सो 1/λ डैश इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दो, कहाँ से होगा 1/3 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर, ठीक। ओके, थोड़ा सा इसको हल्का सा थिंक अगर मैं कर सकूं, मैं देखता हूँ लिख के, ठीक। तो आरजेड से, हाँ ठीक है, आरजेड से आगे चला गया, तो क्या वैल्यू आ गई यहाँ से जरा मुझे बताइए, तो 1/λ और ये 1/λ, तो लेमडा डैश बाई लेमडा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मतलब 9, मतलब ये हो जाएगा 1/4 1/9, तो यहाँ हो जाएगा 5/36, ये हो जाएगा 4 चौको 16 और 3 का 9, 16 9 7 मतलब 7/,
36, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर 16 9 7 और 16 9 144 हो जाएगा, माफ कीजिएगा। ठीक। अब इसको अगर सॉल्व कर लो ऐसे, तो देखो मैंने थोड़ा कैलकुलेशन में स्ट्रांग है, तो मैंने मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इतना सब कर दिया। मतलब डायरेक्टली अगर आप करोगे तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, लेमडा डेस बाई लेमडा की 20/7, क्योंकि 7 टाइम्स जाएगा। ठीक। तो 20/7 ही आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक। तो 4 से काटोगे ना, 4 से कट जाएगा ये चीज। एक मिनट, मैंने साथ रिकॉर्डिंग को शिफ्ट कर दिया हल्का सा, एक मिनट हल्का सा। सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी। वैसे फ्रेम शिफ्ट हो गया था। ठीक है, चलिए कोई नहीं। ऐसा करते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। रिकॉर्डिंग फ्रेम हैज बीन शिफ्टेड एक्सीडेंटली। हाँ, गुड। राइट। वो चला गया शॉर्ट में कोने में। एक मिनट। चल ठीक। तो 20/7 यहाँ पर, ये 20/7 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। लगा दो टिक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। चलो, इसको भी हटाते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। गिव द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग, गिव द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। मतलब ये दे रखी है, ये नंबर जो है। चलो करते हैं इसको। 11वां क्वेश्चन। 11वें में क्या है कि 1/λ इज इक्वल टू r z² इन ब्रैकेट 1/n2² माइनस 1/n1²। ठीक। चलो करो। देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10⁻7, इट पर कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 10⁻7। ठीक है। जेड की वैल्यू हो जाएगी 1, हाइड्रोजन है ना 1। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बामर सीरीज, तो ध्यान दीजिएगा, बामर के लिए जो n2 की वैल्यू हो जाएगी 2, n1 की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनाइट। तो 1/2 यानी कि 4, माइनस 1/इन्फिनाइट का स्क्वायर कर लो। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 से डिवाइड कर, तो 1/4 मतलब 0.25 10⁻7 मीटर इनवर्स। कहा गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी वाला। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे आपको पेज का एंड। ठीक है, नेक्स्ट पेज चलते हैं। देखिए कितनी स्पीड में आप लगा पा रहे क्वेश्चन को। थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, ठीक है, एटम। हम्म using non-relativistic approach, the speed of electron in the orbit will be given by k is equals to 10⁹ constant, z is equals to 2 and h is Planck constant, इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक। चलो करते हैं इसको 12 नंबर को। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप यहाँ पर। ठीक। तो कहा है कि कंसीडर द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वी आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने अभी वी दोबारा इसको इरेज कर दिया था। तो 12th क्वेश्चन जो हम कर रहे थे यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, वी निकालना, लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एनर्जी निकालेंगे। तो थर्ड के लिए अगर एनर्जी निकाले, एनर्जी फॉर थर्ड ऑर्बिट, तो हमारा जो फॉर्मुला होता है दैट इज इक्वल टू 13.6 z² / n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। जेड की वैल्यू है 2 और एन की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 4/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 13.6 इंटू 4/9 इंटू 1.6 10⁻19। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो ये सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाती है 9.7 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक। ये यहाँ पर इतनी की वैल्यू आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू E3, यानी कि 9.7 10⁻19 जूल। ठीक। यहां से भी निकाल लो आप, ये निकल आएगा आपका। तो 2 इंटू 9.7 10⁻19 डिवाइड कर दो इसको एम से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, 9.1 10⁻31 कर दो इसको रूट के अंदर। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी 1.46 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वी की वैल्यू यहां से आ जाएगी।
आप सोचोगे सर ये आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया। देखो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आप जीरो से पहले सेट कर लो, ठीक है, उससे इजी होता है। जब जीरो सेट कर लोगे उसके बाद देखो, क्योंकि यहाँ पर सब में सेम जीरो है तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, इजी ऐसे इसलिए ऐसे आएगा नहीं, ठीक है। तो इस वजह से अगर यहाँ पर डिफरेंट जीरोस की वैल्यू होती तो फिर वो थोड़ा इजी पड़ता है। तो लेकिन ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यू हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है। आगे चलते हैं। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 13 को। क्या बोला इन्होंने 13 क्वेश्चन नंबर में कि द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन, तो लाइमन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, ठीक, और बामर सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के बारे में बात करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। देखो लाइमन सीरीज के लिए जो 1 अपॉन मैक्सिमम जो होगी दैट इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यही होगी, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर होता है, जेड के लिए यहाँ पर हो गया 1 स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, एक तो ये वैल्यू हो गई, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आई 4/3r इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, ठीक है। अच्छा, और फिर मैंने कहा है बामर में, तो लाइमन के बाद बामर ही आता है, तो बामर के लिए लॉन्गेस्ट क्या होगी, उसके लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी जब वो कहाँ से आएगा 2 से 3, ठीक है। तो वहां पर हम लिखेंगे, यहाँ पर अगर आप लेमडा मैक्सिमम के लिए निकालोगे तो 2 और 3 वाला रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन करके निकाले थे पहले, ठीक है। तो आर 1 स्क्वायर 1/4 माइनस 1/3 का हो गया 9, सॉरी फॉर राइटिंग, ठीक है। ये 9 हो गया, तो 9 से 5 ये जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 36/5 आर हो जाएगा, यानी कि लेमडा मैक्सिमम इस बामर सीरीज के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36/5 आर। तो इसको डिवाइड कर दो लाइमर और बामर वाला, सो दोनों का लेमडा बाई लेमडा फॉर बामर इज इक्वल टू लेमडा फॉर लाइमर इज इक्वल टू 4/3 आर इंटू 5r/36, आर से आर उड़ा दो तो ये हो जाएगा 4×9=36, तो 5/27 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, मतलब ऐसे 27/5, 5/27, इसको याद रखना, ठीक है। ठीक है, जनरली यही आपका आता है, ठीक। तो वो प्रैक्टिस कराने का क्या मोटिव है यहाँ पर, प्रैक्टिस कराने का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ आपको चीज याद हो जाए, वो होगी जब आप इसकी प्रैक्टिस और अच्छे से करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक। तो 14 क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज सैटिस्फाइड बाय मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन, लेम्डा की वैल्यू 975 एंगस्ट्रॉम, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम विल बी, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो एनर्जी देखो, एनर्जी ई इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा। एच की वैल्यू क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 10 की पावर माइनस 34, सी की वैल्यू 3 10 की पावर 8, लेमडा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, लेमडा की वैल्यू है यहाँ पर 975 आर्म स्ट्रॉन्ग है, तो 975 10 की पावर माइनस 10 और 1.6 10 की पावर माइनस 19, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वैल्यू इज 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। ये हमारी ई की, अब मैं सॉल्व यहाँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि मतलब समय ना बर्बाद हो वीडियो में, ठीक है आपका। अब ये आ गए 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। देखो द हाइड्रोजन एटम विल बी एक्साइटेड टू, कहां पर n इज इक्वल टू 4 के लिए, ठीक। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो जाएगी, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वो होता है n माइनस 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 4 माइनस 1/2, यानी कि 2 3 6 6 हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये सी वाला। हालांकि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फिर भी एक कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। देखो अभी मैंने n इक्वल टू 4 बोल दिया, फिर मुझे लगा तो मुझे बता देना चाहिए था ये बात। तो 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर होता है ना, तो 1/rz स्क्वायर होता है, तो आर और यहाँ पर होता है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक। हमें मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो n1 से यहाँ से किसी भी n2 लेवल पर जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से, और जब ये वापस आएगा तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम रिलीज होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वो निकालने के लिए 1/λ इज इक्वल टू लेमडा दे रखा है हमको, तो आर की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो 1/975 आर्मस्ट्रांग, तो 975 10 की पावर माइनस 10, आर की वैल्यू होती है यहाँ पर 1.1 10 की पावर 7, और ये हो जाएगा 1 से, और ये इन्होंने क्या लिखा है हम लोगों को
हाइड्रोजन है ना, मोनोक्रोमेटिक है, तो 1/n², ठीक, 1/n² मान लेते हैं किसी भी n लेवल पर। जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पर ये सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आती है, दैट वैल्यू ऑफ n2, यानी कि दिस n इज इक्वल टू क्या आता है यहाँ पर, n इज इक्वल टू आती है यहाँ पर 4। अब यही 4 है, तो 4, ये फॉर्मूला याद रखो प्यारे बच्चों, n(n-1/2), ये फॉर्मूला याद रखो जरूर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ से 4 3 जा 12/2 करोगे 6 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो यही बताना था आपको कि ये फॉर्मूला हमने निकाला कैसे, एन की वैल्यू कैसे मैंने मान दी 4, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 15, और 15 के बाद हम थोड़ा पॉज ले लेंगे, मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा सा पॉज देना चाहिए आपको, वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम 15 के आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए अभी यहाँ 15 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इन्होंने बताया है कि द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन और बामर के लिए, तो लेमडा फॉर लाइमन, लेमडा फॉर बामर। लॉन्गेस्ट के लिए बात करिए, सारी चीजें कट जाती है, लाइमन मतलब 2 2² 1/3² लाइमन। बामर के लिए, लाइमन बामर होता है, बामर के लिए यहाँ पर 1² - 1/2², ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो 5/36, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 3/4, 5/36 और 3/4 को सॉल्व करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 5/27, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 5/27। तो यहाँ तक अभी मैंने करा दिया है, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अगर आपके दोस्त प्रैक्टिस करना चाहते हैं। देखो इससे क्या होगा ना, अगर आप खुद करते हो प्रैक्टिस तो आप थोड़ा सो जाते हो बीच में, थोड़ा आलस से करते हो, मेरे साथ करोगे आप तो करते रहोगे, साथ साथ आपको सॉल्व भी मिल रहा है बगल में, तो सॉल्व करते रहो। उसके बाद अगर आपको डाउट होगा तो मैं टॉपिक्स भी पढ़ाऊंगा, बिकॉज आई टीच, वैसे मैं पेड कोर्सेज पढ़ाता हूँ, बट यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया है। सो अगर आप इसको शेयर करेंगे एंड इफ आई गेट सम व्यूज, आई विल बी डेफिनेटली डूइंग दिस एंड आई विल बी हैप्पी टू डू दिस। So thank you for watching. Do share, subscribe. Jai Hind.